नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन के लिए होने वाली है। फर्स्ट ईयर में जिनका भी बैक लगा हुआ है या फिर जो लेफ्ट ओवर वाले बच्चे हैं उनके लिए आज की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो देखिए, ये बैक पेपर और लेफ्ट ओवर के लिए स्पेशल होने वाला है क्लास। ठीक है, और इसमें भाई मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, हम केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक कोटेशन लिखा हुआ आपके लिए, आपकी मेहनत प्लस हमारा मार्गदर्शन इक्वल टू शानदार रिजल्ट। तो मेहनत भाई आप करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से ग्लोबल आईटीआई की टीम पूरी अपनी तरफ से अपना बेहतर देने का प्रयास कर रही है। आप भी थोड़ा मेहनत करिए साथ में, तब जाके शानदार रिजल्ट यदि लाना चाहते हैं आप तो रिजल्ट आएगा मेहनत करने के बाद। ठीक है, देखिए, जो भी क्लास होगी इस क्लास के यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट का यूज करिए www.globaliti.org। चलिए मैं दिखा देता हूं कि कहां से डाउनलोड होगा। ठीक है, मैं देखो globaliti.org की वेबसाइट पे आ गया हूं। ठीक है, यहाँ पे आपको आना है नई अपडेट पे। ठीक है, ये नई अपडेट है, नई अपडेट पे आना है। इसके बाद फिर आपको आना है मॉडल पेपर पे। जैसे हमने मॉडल पेपर पे क्लिक किया, इसके बाद फिर आपको यहाँ पे सीबीटी एग्जाम के नाम से सभी पेपर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए अलग है। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर के लिए अलग है। सबका मॉडल पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, आप आसानी से यहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मॉडल पेपर डाउनलोड आप जाके यहाँ से कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे कल ही अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग आसानी से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चल देर न करते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर नॉर्मली कनेक्टेड एज प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो नॉर्मली क्यों ऐसा कनेक्टेड होता है कि वो प्राइमरी साइड में डेल्टा में होता है और सेकेंडरी साइड में स्टार में होता है। ये ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये आपको बताना है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो कंज्यूमर इंड का ट्रांसफार्मर है, मतलब वो एकदम कंज्यूमर के पास में रहता है। कंज्यूमर बोले तो भाई आप ग्राहक, मतलब आप जो उपभोक्ता है, जो कनेक्शन लिए हुए हैं बिजली का, वो उनके आसपास, उनके घरों के आसपास में जो ट्रांसफार्मर लगते हैं उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमें सप्लाई देने के लिए एक हमें न्यूट्रल पॉइंट की जरूरत पड़ती है। एक किस पॉइंट की जरूरत पड़ती है भाई, हमें न्यूट्रल पॉइंट की जरूरत पड़ती है। और आप सब जानते हैं कि डेल्टा में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, डेल्टा कनेक्शन में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। ये हो गया हमारा डेल्टा कनेक्शन, और ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन, है ना। स्टार कनेक्शन में तो जितने भी हमें उपकरण चलाने हैं, जितने भी हमें उपकरण चलाने हैं उसमें हमें एक फेज चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है कहाँ पे मिलता है, हमें स्टार में मिलता है। तो इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड जो है डेल्टा से कनेक्टेड होता है और सेकेंडरी साइड स्टार से कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, टू अवॉइड ओवरलोडिंग वोल्टेज, टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। यस, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम के लिए ही ये किया जाता है। ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक तो आप देख रहे हो कि ये जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा में तीन ही है ना। लेकिन जब हम स्टार कनेक्शन करेंगे तो स्टार कनेक्शन में हमें चार पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। ये आर फेज हो जाएगा हमारा। इधर मैं यदि लिखना चाहूँ यहाँ पे तो आर वाई बी हो गया, और यहाँ पे यदि मैं लिखना चाहूँ तो ये हमारा आर वाई और बी हो गया इधर। ठीक है, और एक पॉइंट हमारा न्यूट्रल निकल जाएगा। तो थ्री वायर का यूज करके हमने फोर वायर सिस्टम बना लिया, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं इसका। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाई एसी इज रिक्वायर्ड टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर की सहायता से प्रतिरोध मेजर करने के लिए हमें एसी की जरूरत क्यों होती है। एसी की जरूरत क्यों पड़ती है, एसी करंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। क्या अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ, इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंसेस, मतलब विद्युत अपघट्य, विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए होता है, या फिर करंट के नियम, करंट का नियमन करने के लिए, या वोल्टेज पाथ बढ़ाने के लिए, या वोल्टेज पाथ घटाने के लिए। तो भाई देखो, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे कि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ाए या फिर वोल्टेज ड्रॉप घटाए। रही बात इसकी रेगुलेट द करंट, रेगुलेट द करंट, करंट को रेगुलेट करने के लिए इसका करते एसी का यूज करते हैं क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं। हम लोग यूज करते हैं अवॉइड द इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। ये जो इंस्टॉलेशन दिया हुआ है, इस इंस्टॉलेशन का नाम क्या है। ये डोमेस्टिक वायरिंग है आपकी, ठीक है। इसमें आपका या इसमें नाम पूछा है आपसे कि इसका नाम क्या है, ठीक है भाई। तो नाम बता दीजिए इसमें। मैं थोड़ा सा फिगर हाईलाइटेड कर देता हूँ, मे भी कि आपको फिगर क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका सर्किट फ्यूज है, ये है आपका सर्किट फ्यूज, ठीक है। ये प्लग इन है, यहाँ पे अर्थिंग ऐसे किया किया हुआ है। ये है आपका प्लग इन, प्लग इन है, ठीक है। यहाँ पे स्विच ऑफ है। फिर ये आपका मेन स्विच है, यहाँ पे टेस्ट लैंप है, ठीक है। ये आपका टेस्ट लैंप है, टेस्ट लैंप। तो बस इसका नाम देखना है और नाम देख के आपको बता देना है, ठीक है भाई। हो सकता है थोड़ा सा डी ऑप्शन आपको कट रहा होगा, है ना, डी ऑप्शन कट रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं कटेगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन अब नहीं कटेगा, ठीक है। कंटिन्यूटी का ओपन सर्किट टेस्ट है क्या? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कौन सा टेस्ट है हमारा? ये है पोलैरिटी टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है? पोलैरिटी टेस्ट में ही तो हम लोग इधर एक लैंप ले रहे थे, टेस्ट लैंप, और टेस्ट लैंप की सहायता से हम लोग पोलैरिटी इसका चेक कर रहे थे, है ना। तो जब हमारा बल्ब जल जा रहा था तो इसका मतलब कि हमारा पोलैरिटी सही है, और यदि बल्ब नहीं जल रहा था तो पोलैरिटी नहीं सही थी, है ना। वहां से हम लोग फेज न्यूट्रल पे डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा फेज है और कौन सा न्यूट्रल है। What is the minimum cross sectional area of copper conductor for flexible cord and as per BIS? BIS के अनुसार कॉपर का मिनिमम मिनिमम पतला कितना हो सकता है कॉपर वायर, ये आपसे पूछा। तो देखिए कॉपर वायर जो होता है, कॉपर वायर हम लोग मिनिमम 0.5 mm का ले लेते हैं। कॉपर वायर मिनिमम 0.5 mm का ले लेते हैं हम लोग। लेकिन यदि एल्यूमिनियम की बात करेंगे, यदि एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम जो है वो 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और कॉपर वाला जो है 0.5 पे चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पूछा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर जब बनाया जाता है तो ट्रांसफार्मर कोर में कुछ सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। वो क्यों मिलाई जाती है? ताकि इसमें होने वाला जो हिस्टैरिसीस लॉस है, उस हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस किया जा सके ट्रांसफार्मर के कोर में, है ना। तो ये किस मात्रा में मिलता है या किस रेशियो में ट्रांसफार्मर के कोर में मिलता है? ठीक है, ट्रांसफार्मर का कोर किससे किससे मिलकर बना होता है? स्टील से और सिलिकॉन स्टील से मिलकर बना होता है। स्टील और सिलिकॉन स्टील से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग CRGO कह देते हैं शॉर्ट में, है ना। तो ये पूछा है आपसे कि ये जो स्टील है और सिलिकॉन है ये किस रेशियो में होता है। तो ये आपका 93:7 के रेशियो में होता है। 93% रहता है आपका स्टील और 7% आपका सिलिकॉन होता है। जनरली ये डाटा तो आपको बुक में कहीं, जैसे जो डिप्लोमा की बुकें हैं उसमें 4% दिया हुआ है, 4% तक ही हम लोग सिलिकॉन मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे 4% का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपकी जो बुक है PDF जो है एनसीबीटी की तरफ से, उसमें 93 और 7 का रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे 93 और 7 का ही ऑप्शन सही होगा। जैसे कि मैं आपको एक और क्वेश्चन आगे दिखाऊंगा कि एनसीबीटी में कुछ गलत ऑप्शन दिया हुआ है, जो आपकी पीडीएफ है, पीडीएफ में गलत आंसर को टिक किया हुआ है और आपका एनसीबीटी बोर्ड भी उसी आंसर को सही मान रहा है, तो फिर इसमें क्या ही कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया। इंडिया में एसी सप्लाई कितनी होती है? इंडिया में एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज होती है। आप ही में से कुछ मान लो थे, मैं जिसका आंसर किया लिया था उसने 75 मारा हुआ था। भाई 75 कौन आपको पढ़ा दिया है? 75 तो कभी होता ही नहीं है। आप बहुत करेंगे तो 60 हर्ट्ज मार सकते हैं। 60 हर्ट्ज अमेरिका में चलता है, आपके इंडिया में 50 हर्ट्ज सप्लाई चलती है। 75 पता नहीं कहाँ से वो मारा था यार। चलो, 50 हर्ट्ज यहाँ पे सप्लाई होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन
फूड मिक्सचर में हम लोग कौन सा मोटर यूज करते हैं? फूड मिक्सचर में, ठीक है। स्प्लिट फेज में, तो स्प्लिट फेज में तो भाई हम लोग स्प्लिट फेज वॉशिंग मशीन में यूज कर लेते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन में सेडेड पोल, यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो एसी एंड डीसी दोनों पे चलती है, एसी एंड डीसी बोथ सप्लाई, ठीक है। और यही ऐसी मोटर है जिसका यूज हम लोग करते हैं किसके लिए? इसी का यूज हम लोग मिक्सचर या फिर ग्राइंडर में इसे यूनिवर्सल मोटर का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, यूनिवर्सल मोटर, है ना। चल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर? फेज सीक्वेंस मीटर का पर्पज क्या होगा? देखो यहाँ पे बात क्या है फेज सीक्वेंस मीटर की। फेज सीक्वेंस केवल इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा होगा कि ये किस लिए यूज किया जाएगा। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा कि सर ये तो बस इसी काम के लिए ही यूज किया जा सकता है। फेज सीक्वेंस मतलब कि फेज को सीक्वेंस में करने के लिए या फिर फेज को चेक करने के लिए, है ना। टू इंडिकेट द इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ अगला क्वेश्चन, अगला आपका ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट मोटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, बिल्कुल नहीं। टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये फेज सीक्वेंस को टेस्ट करने के लिए या फेज सीक्वेंस को मैच कराने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। और वही बात यहाँ पे बोला है टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस, मतलब कि जो RYB का फेज सीक्वेंस होता है उस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ये सही है या गलत कनेक्शन है, इसीलिए हम लोग फेज सीक्वेंस मीटर यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ डाई स्टॉक सेट? डाई स्टॉक सेट का यूज क्या है ये आपको बताना है कि डाई स्टॉक सेट का यूज क्या है। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा नया है। क्यों नया है? क्योंकि शायद ये आपके पीडीएफ में नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका डाई स्टॉक सेट है, डाई स्टॉक सेट, डाई तो आप सभी को पता है कि केवल यदि डाई की बात करेगा तो डाई किस लिए काम में आता है भाई? किसी भी छड़ को या किसी भी लोहे की पतली प्लेट, पतली छड़ को मोड़ने के काम में आता है आपका डाई। सिंपल सी केवल डाई की बात करेगा तब। लेकिन यहाँ पे डाई स्टॉक सेट की बात किया है तो उसका काम क्या होता है? बेलनाकार पाइप पर बाय थ्रेड काटना। बेलनाकार पाइप पर बाय थ्रेड को काटना मतलब बाहर से चूड़ी काटना। एक तरह से कह सकते हैं कि नट के ऊपर जब चूड़ी खत्म हो जाती है, चूड़ी यार ये जिसपे नट बोल्ट को चढ़ाया जाता है, ठीक है, जिसपे बोल्ट टाइट किया जाता है उसको चूड़ी कहते हैं आम बोलचाल भाषा में। तो वो थ्रेड काटने के लिए हम लोग डाई स्टॉक सेट का यूज करते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच रूल इज अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनाइड? सोलेनाइड कॉइल में बोला है। सोलेनाइड कॉइल में कौन सा रूल यूज करते हैं? देखो भाई सोलेनाइड आपका किस तरीके का होता है? सोलेनाइड आपका कुछ इसी तरीके का होता है ना, कुछ इस तरीके का आपका सोलेनाइड होता है। और यहाँ से यदि मैं बात कर लूँ तो एक यहाँ पे आप पाइप लगा दीजिए इसमें बीच में, या फिर एक कोई लोहे की रॉड लगा दीजिए, है ना। इसी के ऊपर पूरा ये कॉइल लपेटी रहती है, ठीक है। अब आपसे बोला है कि इसमें यदि करंट की यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात किया जाता है? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे ज्ञात किया जाता है, जैसे ये मैं मानता हूँ कि इधर से करंट इसमें फ्लो हो रही है, इसमें करंट किधर से फ्लो हो रही है? इधर से करंट फ्लो हो रही है। तो ये यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी और फिर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, है ना। और फिर इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो ये तो हो गया करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन हो गया। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट होगा वो देखिए। तो जब करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ जाती है तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल मतलब कि हथेली का नियम। इसमें हम लोग अंगूठा को कर देते हैं करंट की डायरेक्शन में, जो हमारा अंगूठा है अंगूठा को करंट की डायरेक्शन में कर देते हैं। और एक तरह से ये जो हमारा हाथ है हाथ को ऐसे घुमाते हैं, हाथ को ऐसे घुमाते हैं। तो हाथ को यदि ऐसे घुमाएंगे तो ये होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
और ये हो जाता है, जो अंगूठा है, अंगूठा दर्शाता है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इसको, सीधे सीधे मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप किसी को ऐसे चाटा मारिए, चाटा मार रहे हैं तो जो आपका अंगूठा है, अंगूठा करंट की डायरेक्शन को दर्शाएगा, और जिधर आप चाटा मार रहे हो, ठीक है, जिधर आपका हाथ मूव कर रहा है वो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करेक्ट है। तो यदि मैं यहाँ पे ऐसे रखूं, ऐसे चाटा मारूंगा ना, ऐसे तो मारूंगा नहीं, ऐसे मारूंगा, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बाहर की तरफ हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी। तो जो हमारा राइट हैंड पाम रूल है, राइट हैंड पाम रूल हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए सोलेनॉइड में, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है आपका सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, ठीक है। ये आपकी कॉइल है और ये जो है ये आपका छड़ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ अ कॉपर एटम। कॉपर एटम में कितने आपके वैलेंस बॉन्ड में, मतलब कि सबसे उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई कॉपर का यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक हो जाता है आपका 29, है ना। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है 29। और यहाँ पे मैं यदि लिखना चाहूँ इसका, इसका मैं क्या लिखना चाहूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8, अरे यार रुक जाओ, 2 8, फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर हो जाएगा यहाँ पे 18, 18 और फिर 1, 2 8 18 1, ठीक है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट में, सबसे लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कॉपर का आपका परमाणु क्रमांक 29 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट मतलब कि आपसे किसका यूनिट पूछा है, आपसे पूछा है रो की यूनिट, है ना। रो की यूनिट पूछा है, तो आप जानते हो आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। जिसका यूनिट क्या बनता है, जिसका यूनिट बनता है ओम, है ना, जिसका यूनिट बनता है ओम। यदि मैं यहाँ से रो का निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल। तो यहाँ से मैं लिख लूँ रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का हो जाता है ओम इंटू मीटर स्क्वायर, ओम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर। अरे यार लंबाई का केवल मीटर ही हो जाएगा ना, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा आपका ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच मटेरियल इज यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट, अच्छा हीटिंग तत्व के तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का यूज किया जाता है। अच्छा हीटिंग, सॉरी क्या बोला यार, हीटिंग तत्व बनाने के लिए, इस चीज को गर्म करने के लिए हम लोग क्या किस मटेरियल का यूज करते हैं, नाइक्रोम का। जो आपका हीटर वोटर है, या फिर आपकी केटली हो गई, या फिर आपके एयर ब्लोअर हो गए, उसमें नाइक्रोम की वाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं, या नाइक्रोम का तार यूज करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, जिस वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आई स्क्वायर आर लॉस प्रोड्यूस होता है, आई स्क्वायर आर जो है हीट प्रोड्यूस करता है। चलो यहाँ पे देखिए, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था कि देखिए इसमें आपके जो निम्मी की बुक है, निम्मी की जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो भारत स्किल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड करते हैं, वहां पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है, और वही आंसर आपका बोर्ड भी सही माना है। तो इसके लिए क्या ही कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके इसके लिए आंसर ये माना गया है कि मैं यही बोल रहा था कि देखो इसमें ऑप्शन आपका निम्मी की तरफ से ये माना गया है कि क्या है भाई, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग है। क्या माना गया है, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग। जबकि ये ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, होना चाहिए था सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जो भाई माना है तो चलो उसी को कह देते हैं, ऑप्शन सी इसने माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही माना जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलस्ट्रेट, इसमें से चुंबक का कौन सा प्रॉपर्टी दिया हुआ है आपके सामने, चुंबक की कौन सी प्रॉपर्टी आपके सामने दी गई है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या किया है भाई, इसने इसने किया है, ये है कि एक आपका मैग्नेट ले लिया हुआ है, रॉड मैग्नेट, ठीक है। रॉड मैग्नेट को इसने क्या किया हुआ है, रॉड मैग्नेट को इसने फ्री, मतलब कि एकदम इसको आजादी तरीके से छोड़ दिया है कि भाई तुम ऐसे लटक जाओ, है ना, इसको लटका दिया हुआ है। और बाकी इधर एरो दिखाया है ना, इधर आपका एरो दिखा दिया है कि इसका एरो कुछ इधर की तरफ है और इसका एरो इधर की तरफ है। अब आपसे पूछा है कि ये मैग्नेट का कौन सा प्रॉपर्टी है, क्या डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है या फिर इंडक्शन प्रॉपर्टी है या फिर पोल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है या फिर सैचुरेशन प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट को यदि किसी भी रॉड मैग्नेट को यदि फ्री, एकदम फ्रीली उसको लटका दिया जाए तो जो उसका नॉर्थ पोल है साउथ पोल की डायरेक्शन में चला जाता है, तो जो उसका साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में चला जाता है ना। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इसके दिशीय विशेषता, ठीक है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो मैग्नेट है ये इसके डायरेक्शन की प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज्ड इन सिंगल फेज डोमेस्टिक वायर एज पर BIS। BIS के अनुसार कॉपर का कितना मतलब किस आकार का जो वायर है वो हम लोग यूज करते हैं अर्थ निरंतरता टेस्ट में, ठीक है, कितने का यूज करते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें आपने 0.5 आंसर टिक किया था, 0.5 वाला वो ऑप्शन था, वो क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि कॉपर का मिनिमम कितना से कितना पतला वायर हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दिया है कि अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर की बात किया है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ऑफ कॉपर वायर, तो वो जो साइज है ये साइज होती है आपकी 1.5 की, ठीक है। देखो भाई इस क्वेश्चन में तो आप सभी को कंफ्यूजन नहीं बन रहा है ना। देखो जो भी आपके मैग्नेट की डायरेक्शन होती है, मैग्नेट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट आपका जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो होता है, ठीक है। मैग्नेट के डायरेक्शन, मैग्नेट का जिधर नॉर्थ पोल होता है उधर आपका साउथ होता है, साउथ की दिशा मतलब उधर आपका दक्षिण दिशा होता है, जिधर आपका मैग्नेट का साउथ पोल होता है उधर आपका ओरिजिनल में उत्तर दिशा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पिंग द ब्लंट टीथ ऑफ ए टेनन सॉ। टेनन सॉ की बात किया ना, सॉ बोले तो आरी की बात कर दिया ना यहाँ पे। तो आरी को बोला है कि आरी को तेज धार दाना पकड़ाने के लिए, ठीक है, आरी में यदि तेज धार लगाना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा फाइल यूज करते हैं, तो उसके लिए ये जो आपको दिख रहा है साइज, ये जो साइज दिख रहा है आरी का, ठीक है, आरी का ये आपका दांता है, ठीक है, ये आपका आरी का दांता है। तो भाई यदि ये ट्रायंगुलर टाइप का है, ये आपका त्रिभुजाकार है, तो आरी जो हमारा फाइल है फाइल साइज भी ट्रायंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ट्रायंगुलर का ही हम लोग वो भी यूज कर लेते हैं अपना फाइल, ठीक है। चलो व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल, लिथियम सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। यहाँ पे बात किया लिथियम सेल, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये लिथियम सेल प्राइमरी सेल है या फिर सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है या फिर प्राइमरी है, तो ये है आपका लिथियम प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी और प्राइमरी क्या है ये बताइए, पहले ये बताइए, तब फिर हम इसका आउटपुट आपको बता देंगे कि इसका आउटपुट कितना होता है। इसका आउटपुट 2.5 होता है या इसका आउटपुट, चलो मैं तो ऐसे आंसर बोल दिया यार, नॉर्मली ही बोल दिया, इसका आंसर के 2.5 होता है। चलो अब इतना बता दो मुझे कि जो लिथियम बैटरी है
वो प्राइमरी बैटरी होती, लिथियम सेल जो है वो प्राइमरी सेल होते हैं या फिर सेकेंडरी सेल होती है, ये मुझे बता दीजिए। देखिए जो आपकी लिथियम सेल है ये होती है आपकी प्राइमरी सेल, ठीक है, सेकेंडरी सेल नहीं होती है, वो होती है आपकी प्राइमरी सेल। और इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट होता है आपका 2.95 के आसपास होता है, लेकिन 2.95 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया होता, यहाँ पे 2.5 ऑप्शन बिल्कुल टिक कर देंगे, ठीक है। और यदि यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखना चाहेंगे, एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे, एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल का कुछ एग्जांपल, ये लिथियम तो हो गया, और लिख लीजिए दो तीन, यहाँ पे लिख लीजिए कार्बन जिंक, कार्बन जिंक सेल, ठीक है, जिंक क्लोराइड सेल, जिंक क्लोराइड सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल जो आप घड़ी में यूज करते हैं, जो आप वॉच में यूज करते हैं, वो जाती है आपकी मरकरी सेल, ठीक है। और एक आपकी होती है मैग्नीज अल्काइन, तो चलो छोड़ दो उसको, फिर इधर कुछ मैं सेकेंडरी का भी एग्जांपल आपको लिख दे रहा हूँ। सेकेंडरी सेल, इनका आउटपुट भी लिखना चाहेंगे तो इनका आउटपुट भी लिख लीजिए, इनका आउटपुट कितना कितना होता है ये भी लिख लो। यहाँ पे इसका आउटपुट होता है 1.35, ठीक है, जिंक क्लोराइड का आउटपुट होता है 1.5, और कार्बन जिंक का भी आउटपुट 1.5 ही होता है, ठीक है। और सेकेंडरी सेल यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे सेकेंडरी सेल लिख लीजिए, सिल्वर ऑक्साइड, सॉरी सिल्वर ऑक्साइड नहीं, यहाँ पे लिखो सिल्वर जिंक, सिल्वर जिंक का होता है 1.86, ठीक है। फिर आपका हो जाता है सिल्वर कैडमियम, कैडमियम, सिल्वर कैडमियम का हो जाता है आपका 1.1 वोल्ट, ठीक है। अच्छा लेड एसिड का कितना हो जाता है भाई, लेड एसिड का जो आपकी सेकेंडरी की सबसे पॉपुलर बैटरी है, लेड एसिड 2.2 वोल्ट। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके प्राइमरी सेल के और सेकेंडरी सेल के, इसको नोट कर लीजिए, और इनका आउटपुट भी हमने साथ में लिख दिया है, ठीक। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन ऑफ लैम्प ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट में उसका क्या रीजन है कि आपका जो बल्ब है, बल्ब स्लो जल रहा है, मतलब कि डिम जल रहा है, और आपकी मोटर जो है कम स्पीड से चल रही है। क्या शॉर्ट सर्किट हुआ है कंडक्टर्स के बीच में, या फिर ओपन सर्किट हुआ है, या फिर हाई वैल्यू रेजिस्टेंस फॉल्ट हुआ है, या ओपन सर्किट इन द न्यूट्रल लाइन हुआ है। तो देखो यदि सर्किट में आपके वायरिंग सर्किट में यदि शॉर्ट सर्किट हुआ रहता तब तो बहुत हैवी करंट होती, आपकी लाइन ही जल जाती, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो जाता होता, ठीक है। ओपन सर्किट, यदि ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया तो उस समय हमारा I इक्वल टू 0 हो जाएगा, I इक्वल टू जैसे ही 0 होगा तो न तो हमारा बल्ब जलेगा ही और न ही हमारी मोटर चलेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बात क्या है कि हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये फॉल्ट हुआ है आपके वायरिंग में कि एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कोई ऐड हो गया है, उससे क्या होगा, उससे जो हमारी करंट होगी, करंट का मान कम हो जाएगा, करंट का मान कम हो जाएगा, करंट का मान कम हो जाएगा तो इससे क्या हमें नुकसान होगा, इससे नुकसान ये होगा कि सर हमारा बल्ब थोड़ा सा धीरे चलेगा या थोड़ा कम ग्लो करेगा, और मोटर हमारी धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि उसको पूरी करंट नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सीरीज में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ गया है, ये हम फॉल्ट सर्किट में ऑकर हो गया है कि एक सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जुड़ गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओपन सर्किट इन न्यूट्रल लाइन, न्यूट्रल लाइन में ओपन सर्किट से क्या होगा भाई, न्यूट्रल लाइन में यदि ओपन सर्किट हो जाए तो हमारी मोटर ही नहीं चलेगी या फिर हमारा बल्ब जलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई करंट का फीडबैक रिटर्निंग पाथ ही नहीं मिलेगा, है ना। भाई करंट को रिटर्निंग पाथ मिलना चाहिए, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं हुई तब तक आपका कोई भी इक्विपमेंट रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन। कौन सा होता है भाई? किसके लिए बोला है? गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन को सोल्डरिंग करने के लिए, ठीक है। आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? हमारा यदि दो टाइप का ट्रांसफार्मर, दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर में, तो दो वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर में, सॉरी, दो वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर में कौन सा ईएमएफ जनरेट होता है? तो भाई देखिए, जब भी बात करेगा दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, जब भी बात करेगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, तो वहां पे आप आंख बंद करके मारिएगा क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक वाइंडिंग आपकी इधर रहती है और एक वाइंडिंग आपकी इधर रहती है, ठीक है। और इसी वाइंडिंग में आप सप्लाई देते हो। आप सप्लाई केवल पहले ही वाइंडिंग में देते हो, दूसरी वाइंडिंग में आप सप्लाई नहीं देते हो। इससे, इसके ईएमएफ से इसमें ईएमएफ जनरेट होता है। प्राइमरी वाइंडिंग के ईएमएफ से सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट होता है। तो यही कंडीशन तो फुलफिल कर देता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है, डिफिनीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है उसमें कौन सा ईएमएफ जनरेट होता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, तो वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस हम कह सकते हैं, लेकिन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चल, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट में इसमें से कौन सी राशि मेजर की जाती है? ठीक है, इसमें से कौन सी राशि मेजर की जाती है? तो देखो, जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो हम लोग ओम मीटर या फिर मेगर से भी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मेगर यूज कर लेते हैं, या फिर ओम मीटर यूज कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग मल्टीमीटर यूज कर लेते हैं। मल्टीमीटर। करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर यूज कर लेते हैं, है ना। और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्टमीटर यूज कर लेते हैं, वोल्टमीटर। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को का यूज हम लोग पावर को मेजर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर कैसा होता है भाई? वोल्ट मीटर हमारा या तो पीएमएमसी टाइप का हो जाएगा, या फिर एमआई टाइप का हो जाता है, या फिर मीटर भी हमारा पीएमएमसी टाइप का होता है, या फिर एमआई टाइप का होता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल या फिर मूविंग आयरन कॉइल, ठीक है। तो ये दो तरह के आपके इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, वोल्ट मीटर और एमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करेगा पावर की, तो पावर को मेजर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, करेक्ट। चल, यहाँ पे बात किया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट पूछा है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या बन जाएगी भाई? ल्यूमेन, ठीक है। कैंडिला किसकी है? कैंडिला है आपकी ज्योति फ्लक्स की। ज्योति फ्लक्स की यूनिट है, ज्योति फ्लक्स, फ्लक्स, ठीक है। और ये आपका ल्यूमेन पर मीटर किसका है? इल्यूमिनेशन का है, इल्यूमिनेशन का, या फिर लक्स भी इसी का है, इल्यूमिनेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 23 का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, विच फैक्टर अफेक्ट द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलैरिटी इसमें से कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन दिया हुआ है कि धारा की दिशा बदलने से क्या पोलैरिटी चेंज होती है, लेंथ ऑफ द क्वाइल, क्वाइल की लेंथ चेंज करने से होती है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बदलने से होती है क्या, या स्ट्रेंथ ऑफ करंट। देखो, यदि करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो आप, करंट की स्ट्रेंथ मतलब कि करंट का क्या बढ़ा रहे हो, करंट का मान बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा?
पोलैरिटी चेंज होगी क्या? बिल्कुल नहीं, पोलैरिटी तो चेंज नहीं होगी, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा और स्ट्रांग होगा क्योंकि करंट से ही प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को यदि आप बढ़ा रहे हो तो उससे पोलैरिटी चेंज थोड़ी ना होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। लेंथ ऑफ द कॉइल, यदि कॉइल की लेंथ आप बढ़ा रहे हो, जैसे आपकी कॉइल मान लो कि पहले केवल इतनी छोटी थी, अब हमारी कॉइल यहाँ से और बड़ी हो गई, तो क्या यहाँ भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगा क्या? नहीं सर, पोलैरिटी तो एकदम नहीं चेंज होगा। पोलैरिटी कब चेंज होगा? जब आप डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो। करंट की डायरेक्शन पहले इधर से थी, पहले इधर से थी, तब फिर इसमें पोलैरिटी कुछ दूसरा था, यहाँ पे डॉट आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब आप पोलैरिटी, जब आप करंट की डायरेक्शन इधर से कर दोगे, जब आप करंट की डायरेक्शन इस साइड से कर दोगे, तब फिर इसमें पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन को बदलने पर हमारा पोलैरिटी चेंज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर ए पावर सब सर्किट एज पर आईई रूल। आईई रूल के हिसाब से पावर सर्किट के लिए पूछा है ना, पावर सब सर्किट के लिए। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट नोट कर लीजिए कि पावर सब सर्किट के लिए जो हमारा परमिसिबल पावर है वो कितना है? 3000 है। कितना है मेरे भाई? 3000 वॉट। ठीक है, 3000 वॉट। इसमें मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉइंट्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम पॉइंट 2 होने चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट होने चाहिए। अच्छा, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक वायरिंग के लिए, डोमेस्टिक वायरिंग या फिर नॉर्मल वायरिंग के लिए कितना होना चाहिए भाई? लोड, लोड होना चाहिए हमारा 800 वाट। ठीक है, टोटल पॉइंट कितने होने चाहिए? टोटल पॉइंट होने चाहिए हमारे 10। टोटल पॉइंट, टोटल पॉइंट होने चाहिए 10। और जो लोड है, लोड कितना होना चाहिए? लोड 800 वाट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया है पावर सर्किट की, तो पावर सर्किट के लिए कितना हो जाता है भाई? 3000 वाट। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? अरे यार, ये तो इससे आसान क्वेश्चन अब आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इससे आसान क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया वो कुछ भी नहीं कर पाया। चलो बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई मेरे। देखो, जो आपका सोलर सेल है, सोलर सेल करता है क्या है? सोलर सेल, सोलर सेल तो भी यही करता है, क्या सूर्य से जो प्रकाश आती है उस प्रकाश को इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। तो वो किस सिद्धांत पे काम करता है? फोटोवोल्टाइक सिद्धांत पे काम करता है। सोलर सेल आपका किस सिद्धांत पे काम करता है यार? फोटोवोल्टाइक सेल पे, फोटोवोल्टाइक सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड ये क्या करता है? लाइट एमिटिंग डायोड क्या करता है भाई? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है। लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ये तो लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ये प्रेशर की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका है सी ऑप्शन, फोटोवोल्टाइक सेल। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर जो है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर क्या करता है? एलडीआर सर्किट का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जहां हमें अंधेरा होते ही क्या क्या चाहिए? अंधेरा होते ही बल्ब जल जाना चाहिए। जैसे आपकी जो भी सोलर सेल, सोलर वाली जो भी लाइट लगी होती है गाँव के आसपास में, वहां पे ये होता है जैसे अंधेरा होता है तो फिर लाइट ऑटोमेटिक जल जाती है, और जैसे उजाला होता है तो वहां पे लाइट ऑटोमेटिक बुझ जाती है। तो उसके अंदर क्या लगा होता है? एलडीआर सर्किट लगा होता है। एलडीआर का शॉर्ट फॉर्म, एलडीआर का फुल फॉर्म है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ऐसा रेजिस्टेंस जो लाइट पे डिपेंड करता हो, ठीक है, वो चीज लगा होता है आपके सोलर सेल में, जो भी आपके सोलर लाइट लगी होती है गाँव के आसपास में। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, विद्युत सॉरी लाइट ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है कौन? फोटोवोल्टाइक सेल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल्स? इस टूल्स का नाम आपसे पूछा है, तो ये आपका डायगोनल कटिंग प्लायर है, ये तो आपको बताना नहीं होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन। सिस्टम अर्थिंग कहाँ पे डन, मतलब कहाँ पे सिस्टम अर्थिंग की जाती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। सिस्टम अर्थिंग कहाँ पे की जाती है? क्या घरेलू वायरिंग स्थापना में किया जाता है, या फिर जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रोप्लाटिंग इंस्टॉलेशन में, या फिर स्मॉल इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है भाई, पूछा क्या है? सिस्टम अर्थिंग पूछा है, तो अर्थिंग कहाँ पे
करना कंपलसरी होता है आपके लिए। अर्थिंग आपका, भाई देखिए सिस्टम अर्थिंग की बात क्या है ना, तो जो आपके घरों के आसपास में अर्थिंग होती है उसको हम लोग डोमेस्टिक अर्थिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन सिस्टम अर्थिंग की बात किया तो सिस्टम अर्थिंग आपके जनरेटिंग स्टेशन के आसपास में की जाती है, ठीक है। जनरेटिंग स्टेशन के आसपास आपको अर्थिंग करना तो एकदम कंपलसरी है, क्योंकि यदि आप अल्टरनेटर को अर्थिंग नहीं किए रहेंगे तो भाई वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, और इतना ज्यादा नुकसान होगा कि कई एम्प्लॉयज या फिर कई इक्विपमेंट एक साथ खराब हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए सिस्टम अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है आपके जनरेटिंग स्टेशन पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ रीवायरेबल फ्यूज। रीवायरेबल फ्यूज के लिए देखो ऐसे नॉर्मली तो ये 1.1 होना चाहिए, लेकिन रीवायरेबल फ्यूज की जब भी बात कर देता है ना तो ये 1.1 से अधिक हो जाती है, 1.1 से बढ़ के कितनी हो जाती है भाई, 1.4 हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात कर लूँ आपसे कि फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है। फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाता है आपका मिनिमम फ्यूजिंग करंट, मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट फॉर फ्यूजिंग एलिमेंट, ठीक है। मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट फॉर फ्यूजिंग एलिमेंट, तो ये आपका फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। रीवायरेबल फ्यूज के लिए कितना होता है, रीवायरेबल फ्यूज के लिए 1.4 होता है। ऐसे नॉर्मल जो आपके एकदम नए फ्यूजिंग एलिमेंट होते हैं या फिर नया जो आपका फ्यूजिंग वायर होता है उसका 1.1 होता है, ठीक है। चल, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ईसीसी। ईसीसी का एक्सपेंशन क्या है या ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो ईसीसी का फुल फॉर्म होता है आपका और कंटिन्यूटी कंडक्टर, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड्स टू बी कनेक्टेड एट कंज्यूमर मेन बोर्ड। Which location the service connection supply leads to be connected at consumer main board। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है, ठीक है। क्या बोला है, सर्विस कनेक्शन। भाई सर्विस कनेक्शन कहाँ पे किया जाता है, ये उपभोक्ता के साइड में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये उपभोक्ता का घर हो गया, ठीक है, ये उपभोक्ता का घर हो गया, ये हो गया उपभोक्ता का घर, और ये यहाँ पे हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोल। इस इलेक्ट्रिक पोल से और इस उपभोक्ता के घर के लिए जो वायर आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सर्विस वायर, ठीक है। सर्विस वायर या फिर सर्विस कनेक्शन, यही होता है हमारा सर्विस कनेक्शन। तो यही पूछा है आपसे, ये जो सर्विस वायर है ये आके सीधे सीधे कहाँ पे जुड़ता है, क्या आपके आईसी कट ऑफ से जुड़ता है या फिर आपके मेन स्विच से जुड़ता है या आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जुड़ता है या फिर आपके एनर्जी मीटर से जुड़ता है, तो ये आके सीधे सीधे जुड़ता है आपके एनर्जी मीटर से, ठीक है। सबसे पहले ये आके सीधे किससे जुड़ता है, ये आके जुड़ता है आपके एनर्जी मीटर से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो चीज भी मेजर करता है आपका एनर्जी मीटर, ठीक है भाई। और आप लोग देखे भी होंगे कि सीधे सीधे ला के एनर्जी मीटर में डाल जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है वायर। ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए बहुत इजी भी था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो स्थिर वेलोसिटी के साथ परिमाण का घूर्णन गुण होता है, तो वो होती है हमारी फेजर क्वांटिटी। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा विचारणीय नहीं था। Which test is conducted to locate the fault in UG cable? अंडरग्राउंड केबल में इसमें से कौन सा अंडरग्राउंड केबल में यदि कोई दोष आ जाता है तो इसमें से कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट या फिर एक्सटर्नल ग्राउलर टेस्ट। एक्सटर्नल ग्राउलर टेस्ट तो हम लोग वाइंडिंग के लिए करते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट ये तो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में होता है। जो हमारा लूप टेस्ट है, लूप टेस्ट हम लोग अंडरग्राउंड केबल के टेस्टिंग के लिए करते हैं, या अब अंडरग्राउंड केबल में यदि कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसके लिए हम लोग लूप टेस्टिंग करते हैं, ठीक है भाई, लूप टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
विच पैरामीटर इज कॉज फॉर लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है, कौन सा पैरामीटर है लोडिंग का प्रभाव। तो यहाँ पे जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट लो सेंसिटिव होता है तो उससे प्रभाव पड़ता है आपके लोडिंग इफेक्ट पे, ठीक है ना। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो रेजोनेंस होता कब है, रेजोनेंस होता है जब XL इक्वल टू XC होता है। जब XL इक्वल टू मतलब कि जब प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर हो जाए तो उस समय सर्किट में रेजोनेंस उत्पन्न होता है, अनुनाद उत्पन्न होता है, ठीक है। और इस समय जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है 1/2 पाई रूट में LC, 1/2 पाई रूट LC, ठीक। ये ऑप्शन मैच करा लीजिए, कहाँ पे दिया हुआ है 1/2 पाई रूट LC, ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जब प्रेरकीय प्रतिघात इज इक्वल टू धारतीय प्रतिघात होता है उस समय सर्किट में हमारा अनुनाद की कंडीशन ऑकर होती है, ठीक है भाई। विच इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है। तो भाई देखिए, जो हमारा एनर्जी मीटर है वो इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट मतलब कि ये पूरे महीने का जितना भी बिल आता है या जितना भी लोड होता है उस सबको इंटीग्रेट करके जोड़ जोड़ के एक साथ दिखाता है, ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, सभी छोटे बड़े चीजों को एक साथ जोड़ना ही तो इंटीग्रेशन कहलाता है ना। तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी मीटर है ये इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जो हमारा डीसी वोल्ट मीटर है या फिर एसी वोल्ट मीटर है, ये दोनों के दोनों किस तरह के हैं भाई, ये दोनों के दोनों हमारे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। या फिर इनको प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी, सॉरी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी इन्हीं को कहते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ये भी हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। जो टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर होता है ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट या फिर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट इसको कहते हैं हम लोग, टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर को, ठीक है भाई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग मोस्ट सुटेबल फॉर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में हम लोग ट्री सिस्टम वायरिंग का यूज क्यों करते हैं, इससे हमें क्या फायदा होता है और इसी का सबसे ज्यादा यूज क्यों किया जाता है। जहां पे भी हमारी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है वहां पे इसी का यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज करने के पीछे क्या रीजन है, ठीक है। कांस्टेंट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कांस्टेंट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस वजह से, या फिर ऑफर मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप, या फिर इजी इन फॉल्ट फाइटिंग फाइंडिंग विथ मेनी फ्यूजेज। यस, ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता हुआ दिख रहा है कि भाई यदि कहीं पे भी फॉल्ट आ जाता है, मान लो कि बहुत कई मंजिलों वाली बिल्डिंग है आपके पास, उस बिल्डिंग में कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है ये चीज यदि आप जल्दी से नहीं डिटेक्ट कर पाओगे तब तो फिर पता चला कि एक एक रूम में जा जाके आप चेक करने लगोगे तो हो गया ना कल्याण भाई। एक ही फॉल्ट को डिटेक्ट करने में आपको एक महीना लग जाएगा। तो आसानी से हम फॉल्ट को डिटेक्ट कर पाए इसी वजह से हम लोग ट्री सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है, मल्टी स्टोर वाली मंजिल में। चलो, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन सिंगल फेज एसी सर्किट, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन सिंगल फेज एसी सर्किट, एसी सिंगल फेज एसी सर्किट में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वो होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री सिंगल फेज एसी में होता है। यदि थ्री फेज की बात करता है तब कितना हो जाता है 120 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल फेज की बात किया तो सिंगल फेज में हमारा 90 डिग्री ही फेज डिफरेंस होता है। और ये फेज डिफरेंस किसके किसके बीच होता है, तो फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में होता है, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है। ये मैक्सिमम कितने का हो सकता है, मैक्सिमम 90 डिग्री का हो सकता है, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट मॉडल के साथ नेक्स्ट वीडियो में।